हेलो। महादशा सीरीज में आज ये मैं फोर्थ वीडियो लेकर आऊंगा और आज हम बात करेंगे इस पूरी क्लास में एट्थ हाउस और उसके लॉर्ड के बारे में। तो एट्थ हाउस को जनरली ऐसा माना गया है कि एट्थ हाउस को सुनते ही एक एस्ट्रोलॉजर के माइंड में और नेटिव के माइंड में ऐसा कुछ आ जाता है कि हम किस चीज की बात करने लग गए। एक बहुत ही अशुभ भाव दिमाग में बनाकर बैठा हुआ है, मगर कोई भी भाव पूरी तरह अशुभ नहीं होता। इस कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा लीजिए। हर एक भाव के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस होते हैं। यदि वो सिग्निफिकेशंस नहीं हो तो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी इवेंट होने वाला नहीं है। तो कुंडली के सभी 12 भाव इक्वली बेनिफिक होते हैं और इक्वली मेलिफिक भी होते हैं। आज आप मेरा पूरा वीडियो देखकर जाइएगा एंड तक। आपका एट्थ हाउस के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है वो बदलने वाला है एंड में जाकर। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं सभी भावों के क्या सिग्निफिकेशन है उनकी बात कर चुका हूं, पर भी मैं अभी फिर से बताऊंगा। ये हमारा एट्थ भाव है, ये बताता है आयु को, और आयु को बताता है तो मृत्यु को भी बताता है। लीगेसीज, आपकी लीगेसीज कैसी है उसको बताएगा। ये फिर बताता है गिफ्ट को, आपको कैसे गिफ्ट मिलने वाले हैं उसे भी यही बताएगा। अनअर्थ मनी, जो जमीन के अंदर गड़ी हुई धन संपत्ति है उसे भी बताएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन हो गया। 8वें भाव से पता चलेगा कि आपको जमीन के अंदर गड़ी हुई मनी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। ये नेचर ऑफ डेथ को भी बताता है कि किसी भी पर्सन की डेथ किस तरीके से होगी। क्या उसके परिवार के लोग उसके साथ होंगे, वो अकेला होगा, एक्सीडेंट से डेथ होगी। नेचर ऑफ डेथ को भी एट्थ हाउस बताता है। फर्दर ये बताता है आपका डिसग्रेस, आपका अपमान कहीं पे भी होगा सोसाइटी के अंदर, जहां पर भी होगा उसको भी एट्थ हाउस ही बताता है। ट्रबल्स को बताता है, इसीलिए हम इसको ये मानकर चलते हैं कि शायद ये बहुत बुरा है, क्योंकि लाइफ के अंदर की ट्रबल्स को भी एट्थ हाउस बताता है। मगर जब तक ट्रबल्स पता नहीं लगेंगी तो आप केयरफुल कैसे होंगे। तो जो चीज ट्रबल को बता रही है एडवांस में, उसे हम खराब कैसे मान सकते हैं। वो बहुत अच्छा हो गया आपके लिए, आपको ट्रबल्स पता चल गई, सो दैट यू बिकम्स केयरफुल। फर्दर ये रिलेशंस में मामी को बताता है, वाइफ ऑफ मामा, मामी को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन जो कंसेप्ट है इनहेरिटेंस को, सब लोग जानते हैं, ये आपकी इनहेरिटेंस को, पैतृक संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सीडेंट्स को भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव सिग्निफिकेशन हो गया। सुसाइड, दुर्भाग्य, नवा भाव भाग्य तो एट्थ हाउस दुर्भाग्य हो गया, जिसको बोलते हैं मिस फॉर्च्यून। ऑब्स्ट्रक्शंस, जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ के अंदर वो सब एट्थ हाउस बताएगा। तो एट्थ हाउस बताएगा तो हमें परेशानियां भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखिए, परेशानी ये बता रहे हैं तो उनसे उनका तोड़ भी इसी के पास है। ये आयु भाव है तो मृत्यु भाव भी यही है। इनहेरिटेंस, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो भी यही बताएगा, और नहीं मिलेगी तो भी यही बताएगा। इसलिए ट्रबल्स हैं उनको भी यही बताएगा, ट्रबल से बाहर निकलने को भी यही बताएगा। ऑब्स्ट्रक्शंस को बताएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन से बाहर निकलना है वो ये बताएगा। डिसअपॉइंटमेंट्स, नेगेटिव वो सिग्निफिकेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है फंडामेंटल रिसर्च। जब पहली बार आप किसी भी चीज को खोजते हो वो भी एट्थ हाउस ही बताता है आपको। क्रोनिक या प्रोलॉन्ग डिजीज, ये सभी को मालूम है। सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, हम किसी भी चीज को हाइड करना चाहते हैं। मोस्ट अनडिस्क्लोज जो भी चीजें हैं उसको बताता है। अनडिस्क्लोज वेल्थ को बताता है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है और वो वेल्थ को डिस्क्लोज करके नहीं जाते, बाद में पता चलता है कि इतनी वेल्थ थी इस पर्सन के पास। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट भी बताता है, ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट को भी बताता है। जैसे माइनिंग एटसेट्रा के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको ये रिप्रेजेंट करता है। माइनिंग, ऑयल, जो अंडरग्राउंड जो भी चीजें होती है, कोल, एनीथिंग विच इज अंडरग्राउंड, उसको भी ये बताता है। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा या डिसएग्रीमेंट होगा, उसको भी 8वां भाव बताता है। तो मैंने बहुत सारे सिग्निफिकेशंस बताए हैं, आप इन्हें नोट कर लें। 8वें भाव से रिलेटेड अब इसका जो लॉर्ड होता है एट्थ लॉर्ड। एट्थ लॉर्ड क्या होता है? ज्यादातर लोग उसको अशुभ मानकर बैठे हुए हैं। एट्थ लॉर्ड की जैसे ही बात आएगी वो कहेंगे ये तो अशुभ फल देगा ही। शास्त्रों पर जाओ तो एट्थ लॉर्ड के लिए जो श्लोक यूज होता है वो है रंद्रेशो न शुभ प्रदा। रंद्रेशो एट्थ लॉर्ड को रंद्र भाव बोलते हैं, 8वें भाव को। ये अटका हुआ भाव है, इसमें जो भी चीज गिरती है
वो कहाँ जाएगी ये पता नहीं है, पाताल की तरह है। और तो इसके लॉर्ड को, इसको रंध्र भाव बोलते हैं, लॉर्ड को रंध्रेशो, एट्थ लॉर्ड और रंध्रेशो एक ही बात है ना। शुभ प्रधा मतलब ये शुभ नहीं होता। अब शुभ नहीं होता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये अशुभ है, अशुभ नहीं है। शुभ क्यों नहीं है? क्योंकि ये नवे भाव का 12वां भाव है। नवा भाव भाग्य भाव है, तो भाग्य को कट करता है, भाग्य को कम करता है, तो इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता। तो मगर इसको आप बिल्कुल भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि ये अशुभ होता है। इट इज नॉट बेनिफिक ये लिखा हुआ है, मगर ये मेलिफिक होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो एट्थ लॉर्ड, 8वें भाव का स्वामी शुभ नहीं होता, इतना ही याद रखेंगे हम। अब क्या होता है देखिए, इसके एक्सेप्शन है, जरा केयरफुली सुनते जाइए एक एक चीज को। एट्थ लॉर्ड यदि लग्न लॉर्ड भी हो जाए, एट्थ लॉर्ड लग्न लॉर्ड भी हो जाए, तो ये आपका यहाँ पे यदि एरीज साइन की लग्न है, यहाँ पे 1 साइन है और यहाँ पे 8 साइन हो गया, तो एट्थ लॉर्ड लग्न लॉर्ड भी हो गया। इसी तरीके से यदि हम 7 साइन की लग्न ले लेंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2, तो उसके अंदर शुक्र की 7 साइन की लग्न ले ली, तो यहाँ पर 2 साइन आ जाएगा। तो लग्न लॉर्ड इन दो केसेस में एट्थ लॉर्ड ऑल्सो बिकम्स लग्न लॉर्ड। तो ये मेलिफिक नहीं होता, ये बेनिफिक हो जाता है, बिकॉज ये शास्त्रों में लिखा हुआ है लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक, ये ध्यान रखना। एट्थ लॉर्ड लग्न लॉर्ड यदि हो जाए तो वो एट्थ लॉर्ड होते हुए भी उस कुंडली के लिए बेनिफिक होगा। जो एरीज साइन की कुंडली है उसके लिए मार्स या मंगल मेलिफिक नहीं होता, ये बेनिफिक होता है। जो आपका तुला लग्न की या 7 साइन की कुंडली है उसके लिए वीनस मेलिफिक नहीं होता, बेनिफिक होता है। लग्न लॉर्ड कभी भी मेलिफिक या अशुभ नहीं हो सकता, इसे ध्यान रखना। तो एरीज साइन के लिए मार्स बेनिफिक है और तुला लाइन, तुला या लिब्रा के लिए वीनस बेनिफिक होता है। तो इन दोनों चीजों को हम ध्यान रखेंगे। बेनिफिक का मतलब यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी का इनहेरिटेंस का भी ये कारक है 8th हाउस, तो आपको इनहेरिटेंस का हिस्सा मिलेगा, अर्नड मनी मिलेगी, जो आपने कमाई नहीं ऐसा पैसा मिलेगा, ससुराल से मिल जाए, जमीन से मिल जाए, या किसी भी तरीके की वेल्थ मिल जाए। अब हम और चीजें देखते हैं। देखिए, एट्थ लॉर्ड इज ऑल्सो 9th लॉर्ड। एट्थ लॉर्ड यदि 9th लॉर्ड भी हो जाए, वो कब होगा? यदि यहाँ पे 10 साइन है और यहाँ पे 11 साइन है, तो सैटर्न 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी हो गया। अब ये बेनिफिक होगा, इसे मेलिफिक मानकर ना चलें, अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी होगी। 8th लॉर्ड यदि 5th लॉर्ड भी हो जाए, सपोज यहां पे 9 साइन है, तो अब देखिए 8th लॉर्ड क्या हो गया? जुपिटर हो गया, और वो 5th लॉर्ड भी हो गया, तभी भी ये बेनिफिक होगा, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हमेशा बेनिफिक होते हैं। तो एज ए 8th लॉर्ड भी ये बेनिफिक माना जाएगा। मगर 8th लॉर्ड यदि 7th लॉर्ड हो जाए, 8th लॉर्ड 7th लॉर्ड हो जाए, सपोज यहाँ पे 10 साइन है और यहाँ पे 11 साइन है, तो 8th लॉर्ड भी सैटर्न है और 7th लॉर्ड भी सैटर्न है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं तो बेनिफिक रहेगा, नहीं मेलिफिक रहेगा। मगर मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग 8th लॉर्ड को तो मेलिफिक मान के ही चलते हैं, ग्रांटेड कि मेलिफिक है। 8th लॉर्ड की जो लॉर्डशिप है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरा इस सेंटेंस, डिपेंड अपॉन लॉर्डशिप ऑफ अदर लॉर्डशिप। जो 8th लॉर्ड की लॉर्डशिप अदर लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। कैसे? जैसा भी मैंने समझाया कि यदि ये एरीज लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे 8 साइन हो गया, 8th लॉर्ड मार्स है, मगर ये आपका लग्न लॉर्ड भी है तो ये बेनिफिक हो गया, तो यहाँ पर ये बेनिफिक होगा ऐसे 8th लॉर्ड भी। इसी तरीके से यदि तुला लग्न की कुंडली है तो ये वीनस लग्न लॉर्ड है, तो इसकी ये लॉर्डशिप बेनिफिक है, तो यहाँ पर 2 साइन होगा, तो एज ए 8th लॉर्ड भी ये बेनिफिक होगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पर 11 साइन है 9वें भाव के अंदर, तो सैटर्न एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक हो गया, तो 8th लॉर्ड भी वो बेनिफिक होगा। तो इस सेंटेंस को केयरफुली सुने और इसको इसी तरीके से यूज करें। ये लघु पाराशरी का सूत्र है, ये कोई अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्लासिक्स के बेस पर है। तो 8th लॉर्ड को ऑलवेज मेलिफिक मानने की गलती ना करें। तो 8th लॉर्डशिप डिपेंड अपॉन लॉर्डशिप ऑफ अदर लॉर्डशिप।
तो एर्थ लॉर्ड के लिए कौन डिसाइड करेगा वो कैसा है, उसकी सेकंड लॉर्डशिप डिसाइड करेगी। यदि सेकंड लॉर्डशिप खराब है तो वो खराब ही है। यहां पे 3 साइन ले लीजिए, 3 4 5 6। तो मरकरी यहां पर 8 लॉर्ड है, इस केस में ये मेलिफिक होगा मरकरी। अब ये बेनिफिक नहीं होगा क्योंकि सेकंड लॉर्डशिप इसकी क्या है, 11th हाउस की है। ऐसे ही यदि यहां पर 3 4 5 6 आ जाए, 8th लॉर्ड अब मेलिफिक हो गया। तो इस तरीके से हमें कंक्लूड करना है। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि 8th लॉर्ड मेलिफिक नहीं होता, 8th लॉर्ड की जो लॉर्डशिप है वो डिपेंड करेगी। यहां पे 3 4 5 6 है तो सॉरी मेलिफिक नहीं है, बेनिफिक होगा क्योंकि दूसरी लॉर्डशिप त्रिकोण की है। वो गलत सेंटेंस बोल गया मैं। तो हमें इस तरीके से देखना है कि आपको 8th लॉर्ड को कैसे देखना है। अब सम अप कर रहा हूं मैं एंड में, ये जो सारी चीजें बताई हैं आपको समझाने की कोशिश की है। 8th लॉर्ड के बारे में आप कुछ भी डिसाइड ना करके रखें पहले से ही। 8th लॉर्ड कैसा होगा उस कुंडली के लिए वो डिपेंड करेगा उसकी दूसरी लॉर्डशिप क्या है उस प्लेनेट की। यदि दूसरी लॉर्डशिप शुभ है तो वो शुभ होगा, दूसरी लॉर्डशिप न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल होगा, और दूसरी लॉर्डशिप अशुभ है तो वो अशुभ होगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो अपने आप में 8th लॉर्ड ना ही तो शुभ होता है ना ही अशुभ होता है। 8th लॉर्ड के केस में उस प्लेनेट की सेकंड लॉर्डशिप देख लें। अब एंड में आ जाता है कि सन और मून के लिए लोग कहते हैं कि शुभ हो जाते हैं 8th लॉर्ड। ये भी गलत सेंटेंस है। सन और मून एज ए 8th लॉर्ड ना ही तो शुभ होते हैं ना ही अशुभ होते हैं। रीजन क्या है, इनके पास दूसरी लॉर्डशिप होती ही नहीं है। सपोज यहां पर मैं 8th हाउस के अंदर 4 साइन कर देता हूं तो मून 8th लॉर्ड हो गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अभी तक जो मेरा सेंटेंस था वो तो ये था कि 8th लॉर्ड की लॉर्डशिप वो शुभ होगा अशुभ होगा या न्यूट्रल होगा उस प्लेनेट की सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। मगर क्योंकि सन और मून की सेकंड लॉर्डशिप होती ही नहीं है, तो दो इसकी सेकंड लॉर्डशिप नहीं होती है, इसलिए सन और मून को एज ए 8th लॉर्ड अशुभ नहीं माना जाता। इसी सेंटेंस को याद रखें। शुभ माना जाता है ये नहीं करें। बहुत सारे लोग कहते हैं एज ए 8th लॉर्ड सन और मून तो शुभ हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। 8th लॉर्ड के लिए कोई भी अपने दिमाग में चीजें रखे ही ना। 8th लॉर्ड के बारे में ये ध्यान रख के चलें कि 8th लॉर्ड कैसा होगा वो उसकी सेकंड लॉर्डशिप पर माना जाएगा। सन और मून है तो वो अशुभ नहीं होंगे मगर शुभ होंगे, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इतना 8th लॉर्ड के बारे में आप एंड में ध्यान रख लें। अब 8th हाउस से रिलेटेड और मैं कुछ चीजों की बात करूंगा क्योंकि यहां पर अब मैं महादशा एक्चुअली आपको पढ़ा रहा हूं और आगे मैं और बढ़ जाऊंगा। अगली क्लास में मैं राहु केतु के बारे में बताऊंगा, फिर मैं महादशा और अंतरदशाओं पे जाऊंगा। इन सारे वीडियोस को आप टोटली देखें और मेरे हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करें। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालते रहें, और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। एक भी वीडियो यदि आपका मिस हो गया तो फिर आपको वो चीज समझ में अच्छे से नहीं आएगी। अब आता है एक्चुअली छिद्र ग्रह। छिद्र ग्रह वो होते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। छिद्र में कोई भी चीज जब डलती है तो वो कहां जाके गिरेगी कहां जाके रुकेगी, नोबडी नोज। तो छिद्र ग्रह के बारे में आप जान लीजिए छिद्र ग्रह कौन से होते हैं। ये 8वां भाव है तो छिद्र ग्रह होता है इस 8वें भाव का लॉर्ड। 8th लॉर्ड को छिद्र ग्रह बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस याद रखिए, 8th लॉर्ड। दूसरा, जो भी प्लेनेट यदि 8th हाउस में बैठ गया, यहां पर मैंने जुपिटर को भी बिठा दिया तो ये भी छिद्र ग्रह होगा। तो प्लेनेट प्लेस्ड इन 8th हाउस, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। छिद्र ग्रह की इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा बाद में। इसकी दशाएं बहुत अनसर्टेन होती हैं, ध्यान रखना है। प्लेनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस, इसको जो एस्पेक्ट कर रहा है 8th हाउस को वो भी छिद्र ग्रह है। यहां पर मैं कुछ भी बिठा दूं, सपोज मैंने मार्स प्लेस कर दिया तो इस कुंडली के लिए वो भी छिद्र ग्रह हो गया। प्लेनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस, एस्पेक्टिंग उसको देख ले, जो भी उसमें बैठा है वो भी, मतलब पीएससी हो गया, ध्यान रखना। 8th हाउस में प्लेस्ड हो, 8th हाउस को एस्पेक्टेड हो, और 8th लॉर्ड के साथ जो कंजक्टेड हो, कंजक्टेड विद 8th लॉर्ड, कंजक्टेड विद 8th लॉर्ड, वो भी छिद्र ग्रह हो गया। तो 4 हो गए। एक 8th लॉर्ड हो गया, प्लेनेट प्लेस्ड इन 8th हाउस, प्लेनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस, प्लेनेट कंजक्टेड विद 8th लॉर्ड। और 2 और आते हैं, लॉर्ड ऑफ
20 सेकंड ब्रेस्ट कोन। 22वें ब्रेस्ट कोन का लोड भी वो कैसे पता करते हैं, D3 चार्ट में जाइए और जो भी D3 चार्ट में 8th हाउस में जो राशि होती है उसके लोड को 22 सेकंड ब्रेस्ट कोन का लोड बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूं, आप D3 चार्ट में जाएंगे, ब्रेस्ट कोन चार्ट में, उसमें 8th हाउस का जो भी लोड होता है, वहां पे जो 8th हाउस में जो भी राशि है उसके लोड को लॉर्ड ऑफ 20 सेकंड ब्रेस्ट कोन बोलते हैं। ये भी आपका छिद्र ग्रह होता है। ऐसे ही होता है लॉर्ड ऑफ 64 नवांश, लॉर्ड ऑफ 64th नवांश, ये छठा छिद्र ग्रह। 64th नवांश कैसे निकालते हैं, आप नवांश चार्ट में जाओ, चंद्रमा जहां पे भी है उससे 4th हाउस में जो भी राशि है उसके लॉर्ड को लॉर्ड ऑफ 64th नवांश बोलते हैं। तो 64th नवांश हमेशा यूज करना चाहिए जब भी डिजीज वगैरह देखते हैं, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा क्या यूज है इनका, अभी आपको निकालना आना चाहिए। ये भी छिद्र ग्रह होता है। अति शत्रु ऑफ 8th लॉर्ड, जो भी 8th हाउस का लॉर्ड है उसका अति शत्रु एक्चुअली आपकी जो पंचदा मैत्री सिस्टम होती है, 5-fold फ्रेंडशिप, उसके अंदर हम निकाल सकते हैं। जो भी 8th लॉर्ड का यदि कोई अति शत्रु है कुंडली के अंदर तो उसे हम कंसिडर करके चलेंगे छिद्र ग्रह। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ये 7 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए छिद्र ग्रह के। छिद्र ग्रह क्यों ध्यान रखना चाहिए, इसकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर होती है। छिद्र वो होता है जो किसी भी चीज को होल्ड करके रख सकता है, कभी भी गिरा सकता है। तो ये इसके रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कि आपकी ऐसी जगह पे जैसे आपने ऊपर से किसी ट्री के ऊपर कोई चीज गिराई, वो ट्री में अटक भी सकती है और नीचे गिर भी सकती है, और वो फ्रूट को भी लेके आ सकती है नीचे गिरती है। तो ऐसे आप छिद्र ग्रह को समझें कि पेड़ के ऊपर से कोई चीज गिरी, अब गिरने के बाद वो चीज बीच में अटक गई तो आप अधर में रह गए, आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, तो बीच में रह गए आप। या वो एज इट इज नीचे गिर गई तो वो डैमेज हो गई, और वो मगर नीचे गिरी और साथ में 1-2 फ्रूट तोड़ के लेके आ गई, 10 फ्रूट तोड़ के लेके आ गई, उसके अंदर वेट है तो फ्रूट वाला यदि ट्री है तो फ्रूट भी आपको मिल गए। इस तरीके से छिद्र ग्रह का रोल होता है। तो इसकी दशा और अंतर दशाओं को हम अलग से स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने 8th हाउस से रिलेटेड आपको सारी बातें बताई, तो आपके हो सकता है बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे और 8th लॉर्डशिप के बारे में तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग क्लास में मैं राहु और केतु के बारे में लेकर आऊंगा। तो जिन भी साथियों ने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना है। ये मैं अभी जो आपको करा रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, और क्लियर है तो वो टाइम के साथ इन चीजों को अप्लाई करना भूल जाते हैं और अप्लाई नहीं करते। इसीलिए क्या होता है कि जो प्रेडिक्शन में उन्हें श्योरिटी नहीं होती। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। आपके यदि कोई भी सुझाव है उनका हमेशा वेलकम है, स्वागत है। नमस्कार।